हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि इस चैप्टर में हम किसी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है कोई, ठीक है, कोई काइट उड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर काइट उड़ रही है, यहाँ से कोई उड़ा रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे कि ये सरफेस से, ठीक है, जहाँ पे वो खड़ा है वो लड़का या लड़की जो भी उसको उड़ा रहा है, तो सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट, ठीक है, ये वाली, कि ये हाइट कितनी है। तो इसमें हाइट की बात करेंगे, या फिर बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए कितना है इसका, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब जहाँ से ये उड़ा रहा है और जहाँ ये है पतंग, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसमें जनरली कैसे हम निकालते हैं इसको, ये क्यों कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इस्तेमाल होगा आपका। जो अभी आपने टेन, कोट, साइन, कोसेक ये सब पढ़े थे, उनका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। मेनली यहाँ पर टेन का बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर केस में क्या पूछते हैं कि बताइए उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, कितनी हाइट पर है वो, मतलब अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है कोई ऑब्जेक्ट। तो उसमें सिंपल सी बात है, टेन ऐसा होता है, टेन थीटा क्या होता है या टेन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, सिंपल है, अर्थ सरफेस से हाइट, ठीक है, तो ये तो हाइट हो गई, और बेस क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा। तो मेनली टेन का फॉर्मूला ही इसमें इस्तेमाल होता है, टेन कह लो या कोट का क्या होता है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। तो टेन का बहुत इस्तेमाल होता है इसमें। टेन की तीन जो इसमें रेशो है बहुत इस्तेमाल होते हैं, एक तो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 45 डिग्री, ठीक है। तो कुछ भी ना याद हो तो मेरी सलाह ये है, इस चैप्टर को करने से पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बनाई थी, कि जो ट्रिग्नोमेट्री आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के नाम से, उसमें क्या है मैंने टेबल बनाई थी। टेबल में पूरी की पूरी आपको समझा रखा है कि साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, 45 की क्या होती है। नहीं याद हो रही किसी को तो उसे निकाल के बना भी सकते हो आप एट अ टाइम, जिस टाइम आपको ज़रूरत है। और वैसे ही फिर आप 10 की भी, देखिए मेनली 10 की ये इस्तेमाल कर लीजिए, याद कर लीजिए। मतलब 1030 क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होने वाली है, 1030 1/√3, ठीक है। 1045 है 1, ठीक है। 1060 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की √3, ठीक है। और ये बात बता दूं, इस चैप्टर में से 100% आपका बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 101% गारंटी है मेरी, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 10th तक ही नहीं रहता। इसके बाद जब आप कहीं कंपटीशन में बैठते हो तो उसमें भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, ठीक है, NDA का हो, या उसके बाद भी आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हो उससे अलग भी, तो उनमें भी इसमें से इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको शुरू करने से पहले देखिए मैं इसमें कुछ चीज़ बताऊंगा, ये लिख लेना आप 1030, 1045, 1060, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होगी, और भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेनली यही होगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर ये दो चीज़ आपको नहीं पता है तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन से आप क्या मतलब समझ रहे हो, जब देखिए एलिवेटर का क्या, जो आपने देखा होगा, लिफ्ट होती है, एलिवेटर होते हैं, उनका क्या काम होता है, मेन काम क्या होता है। कोई कहेगा सर ऊपर नीचे ले जाने का, नहीं, मेन काम उनका जो उनको जिस लिए बनाया गया है वो है ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। कि भारी से भारी सामान हम ऊपर जब लेके जाते थे तो उसमें प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करना होता था। तो क्या निकाला गया कि एक एलिवेटर, ऐसी एक मशीन बनाई गई जिससे क्या होता है, वो लिफ्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो ऊपर ले जाती है आराम से। तो एलिवेट मतलब नीचे से ऊपर एलिवेट करना, ठीक है। डिप्रेशन मतलब देखिए डिप्रेशन से तो आप मतलब समझ में भी आता है कि ठीक है, डाउन होना, ठीक है। तो डिप्रेशन मतलब ऊपर से कोई एंगल नापना। तो मैं इनको अच्छे से समझाता हूँ अब कि एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। देखिए जैसे कि
मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कोई लड़का है, ठीक है, उसका ये घर यहाँ पर बना हुआ घर है, ठीक है, यहाँ पे विंडो है उसकी कमरे की, सब ऐसा सोच लीजिए, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ पे, और ये देखिए जब ये घर है इस तरीके से, ये मतलब अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये घर बना हुआ है, यहाँ उसकी विंडो है। इस अर्थ सरफेस पे यहाँ कहीं एक फुटबॉल पड़ी हुई है, ठीक है। ये फुटबॉल को वो यहाँ से देख रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर वो देख रहा है तो उसका आई कांटेक्ट जो बन रहा होगा ऑब्जेक्ट के साथ, वो क्या बन रहा होगा, ये, ठीक है। हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि बिल्कुल छोटा सा, ये नहीं कि आप सोचने लगो कि वो तो यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो उसके आप क्या करोगे, उसके पैर यहाँ से लेके पहले विंडो तक की हाइट नापोगे, ठीक है। विंडो से फिर क्या होगी जी, वो खड़ा है, उसकी आंख तक की हाइट कितनी है उसकी, ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ सिर्फ क्या होगा, वो आपको डिस्टेंस बता देंगे कि इतनी ऊंचाई पर खड़ा है वो, तो वही डिस्टेंस आप लेके चलोगे। तो यहाँ से जैसे ही आप देखोगे तो ये जो एंगल ये बना रहा है इसके साथ यहाँ पर, ठीक है, आप नोटिस करो तो यहाँ एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस और जहाँ से वो लड़का उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, उस डिस्टेंस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, ये थीटा, ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ को बन रहा है एंगल, ठीक है। अब कहेंगे कोई तो कि भाई ऊपर से देख रहा हो तो ऊपर से ही बन रहा हो सकता है, नहीं, वो ऊपर से देख भले रहा है, लेकिन एंगल जो हम बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे से बात कर रहे हैं ऊपर की साइड को, कि वो जो ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए यहाँ अगर वो यहाँ खड़ा होता तो कितना एंगल कम होता है, एंगल यहाँ खड़ा होता तो और कम होता है एंगल, तो वो एंगल जो है वो इस तरीके से खुल रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ को। तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लीजिए मैं यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसको इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, अगर ये नहीं पता फिर भी बता रहा हूँ, चलो आपको क्या होती है। देखिए हर पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच, तो कहीं भी देख लेना वो डिस्टेंस बराबर रहेगा, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे चलती रहेंगी, ठीक है। ये होती है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो देखिए एक एंगल यहाँ भी तो बनेगा, यहाँ बन सकता है बिल्कुल भाई, जहाँ से वो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल देखिए नीचे की तरफ को आ रहा है, नीचे की तरफ को मुंह खुल रहा है इसका, इस वाले एंगल का ऊपर की तरफ को मुंह खुल रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए आईसीएससी क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं इसको, जो आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th के, और सीबीएसई यूपी बोर्ड सब, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता चल गया, जिसका मुंह नीचे को खुल रहा हो, ठीक है, और जिसका ऊपर को खुल रहा हो वो एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है। इनका दोनों का इस यहाँ पे बहुत इस्तेमाल होगा, सही है ना। तो देखिए वो हो सकता है, आपको जरूरी थोड़ी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही देगा हमेशा, वो ऐसा भी कह सकता है जहाँ से वो देख रहा है, जहाँ से वो देख रहा है उस फुटबॉल को, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है वो आपको, और कह सकता है कि बताइए वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी की हाइट पर खड़ा है, ठीक है, और वो इतना डिस्टेंस भी दे देगा कि वहाँ से उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस दे देगा, ये एंगल दे देगा, ठीक है, और ये हाइट पूछ लेगा। तो आप कैसे निकालोगे, ये सब चीज़ मैं आपको इसमें चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले ये देखिए, ये आप लिख लेना एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, सही है। तो देखिए कुछ चीज़ इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ 2-4 चीज़ बता रहा हूँ, वैसे ये चीज़ मेरे बताने की है नहीं, आप 10th क्लास में हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये 2 लाइन है यहाँ पर, लाइन 1 लाइन 2, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है फर्स्ट, और पैरेलल का साइन ये होता है, ठीक है, 2 लाइन ऐसे बना दो, ठीक है, ये होता है पैरेलल,
दो लाइन आपस में पैरेलल है। अगर मैं इस तरीके से कोई एक लाइन बना दूं, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स मतलब जो ट्रांसफर कर रही है, इनको ट्रांसवर्स कर रही है मतलब कट कर रही है बीच में से, इनसे पास होकर जा रही है कोई लाइन। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक आपको मैं यहाँ से समझा दूँ, कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं आपसे कहने लगूँ ये 180 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल होता है इस पर, तो अगर इस लाइन से मैं ऐसे एक एंगल बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, तो ये एंगल मान लीजिए x है, ये एंगल मान लीजिए y है। तो आप खुद सोचिए कि x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है टोटल एंगल तो कितना है, 180 डिग्री का है। सही है, सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ आप बताइए कि अगर इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री, तो बताइए दूसरा एंगल भी क्या होगा, ये भी 100% 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल सम 180 होता है, एक 90 है तो दूसरा भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं यहाँ पर कुछ इस्तेमाल करूँगा ऐसी, सही है। देखिए मान लीजिए ये एंगल 1 है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 लिख देता हूँ मैं सिंपली, 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ठीक है। तो देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये सब आपने पढ़े होंगे। मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए दो लाइन है कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, सही है। अब देखिए कोई इसका प्रूफ कहने लगे तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा। मान लीजिए ये एंगल बी है, ये एंगल ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल ए किस लाइन पे आ रहा है, ये मान लीजिए 1 लाइन पे आ रहा है, वैसे सेकंड पे भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लाइन पे अगर हम लेके चले, इसको मान लीजिए मैंने x मान लिया, ठीक है, ये y मान लिया, इस तरीके से। तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरी लाइन 1 पे a प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, ठीक है। इस वाली लाइन पर अब इधर मैं ध्यान दूं तो इस लाइन पे ये y प्लस बी किसके इक्वल होगा, y प्लस बी, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। लाइन 1 पे ही बात चल रही है, लाइन 1 के पहले हमने ऊपर वाले तरफ बात करी a प्लस एक्स, फिर नीचे बात कर रहे b प्लस वाई, ठीक है। तो a प्लस एक्स भी 180 डिग्री और y प्लस बी भी 180 डिग्री। लेकिन अब जब हम लाइन 2 पे आते हैं, तो लाइन 2 पे जब हम बात करेंगे तो x प्लस बी, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, तो x प्लस बी ये भी 180 डिग्री है, ठीक है, और a प्लस वाई ये भी 180 डिग्री है, सही है। तो देखिए यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हो तो क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकालो 180 माइनस a, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 180 माइनस a। तो देखिए ये भी 180 माइनस a, ये भी 180 माइनस a, तो x और y दोनों बराबर हो गए या नहीं हो गए, x y दोनों बराबर है तो 100% a और b भी बराबर हो सकते हैं। इनको भी अगर प्रूफ करना तो ऐसा देख सकते हो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 180 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए जहाँ पे x आ रहा है दोबारा, यहाँ से मैं a की x की b की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो b की वैल्यू वहाँ से क्या आएगी 180 माइनस एक्स, तो ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, यानी कि a और b दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात आती है फिर दूसरी, देखो इसको साथ के साथ आप लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगा। अब देखिए एक और चीज़, तो अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो मैं कह सकता हूँ
कि एंगल 1 और 4 ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे? देखिए, एक लाइन ये कट कर रही, एक दूसरी लाइन ये, तो आपस में कट कर रही है, तो 1 और 4 आपस में इक्वल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, और 3 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऐसे देखिए आप इसमें भी कह सकते हैं 5 8 के इक्वल है, 6 7 के इक्वल है। 5 एंगल 5 जो है एंगल 8 के इक्वल है, और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब क्या कहानी आती है कि मैं एक चीज़ पूछूँ आपसे, अगर कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बीच में क्या रिलेशन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन, अगर मैं यहाँ तक लाइन कंसीडर करूँ तो देखिए 1 और 3 एक लाइन पे एक ही तो एंगल कट रहा है, 1 और 3 ये इसी तरीके से हो गए जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे एक लाइन कट हो रही है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हुआ? एंगल 1 और एंगल 3 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 वो भी 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आ रहे होगी। एंगल 5 और एंगल 7 ये भी 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 6 और एंगल 8 ये भी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके बाद आती है बात कि एंगल 3 और एंगल 5 में क्या रिलेशन है। एंगल 3 और एंगल 5 में भी यही रिलेशन है, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। मतलब देखिए, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो इनके जो अंदर के एंगल है ये 3 और 5 अंदर के सामने बिल्कुल, ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का क्या होते हैं? इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ मैं हर चीज़ प्रूफ करके नहीं बता रहा, थोड़ी थोड़ी सी बता दी। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया या किसी ने कभी पढ़े नहीं है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी। को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ऐसे ही अगर आप देखने लगो 7 और 1, तो ये को एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन सा? 1 और 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 ये भी 180 डिग्री के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ऐसे ही आप 4 6 में रिलेशन बना सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स है 4 और 6 भी आपस में, और 2 और 8 को एक्सटीरियर एंगल्स है। अब क्या देखते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये जेड आपने कभी पढ़ा हुआ, जेड तो सबको पता है जेड क्या होता है। जेड वैसे कोई कोई अलग अलग तरीके से बना देता है ऐसे करके, ठीक है, वो सब नहीं, मैं सिंपल एक जेड की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे जेड बनाइए, ये एंगल और ये एंगल, लेकिन ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और मैं इस तरीके से कोई एंगल बना रहा हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, या ऑल्टरनेट एंगल्स भी कह सकते हो सिंपल। तो ये एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ से आप नोटिस करिए, ये और ये, यहाँ से देखिए बस ये और ये, तो एंगल 3 और एंगल 6 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 क्या है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। देखिए अब एक्सटीरियर क्या होता है, वो भी वैसे क्या होता है, मान लीजिए 1 और 8 की मैं बात करने लगूं तो ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो अलग चीज़ है, उसको छोड़िए अभी फिलहाल। ऐसी अगर मैं 4 और 5 के बीच में बात करने लगूं, 4 और 5, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से ऐसा आए फिर आए, और देखो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल ही है, पैरेलल चल रही है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी इनकी। तो 4 और 5 जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल टू
एंगल 5, ठीक है। ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री नहीं, इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, ठीक है, इनको अलग करके बता रहा हूँ इससे, बिल्कुल पैरेलल लाइन से एक दूसरे के, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। सोचिए ये जो एंगल यहाँ बना रही है, ठीक है, 90 डिग्री, सॉरी ये जो एंगल बना रही है यहाँ, वही सेम एंगल यहाँ बनेगा इस लाइन के साथ। अब सोचिए, देखिए ये बिल्कुल एक ऐसा सोचिए, लीजिए ये एक लाइन थी, ये एंगल बना रही थी कुछ, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ये इसके जैसी जितनी लाइन होगी सबके साथ सेम एंगल तो बनाती चलेगी, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम एंगल उतना ही बनाती चल रही है, क्योंकि ये सब आपस में कैसी है, पैरेलल है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चल रही है ये, ठीक है। तो ये कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 और एंगल 5, देखिए इस लाइन के ऊपर और उस लाइन के ऊपर और सेम साइड में कितने, 1 और 5 आपस में क्या है, इक्वल। तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1 इक्वल टू हो गया एंगल 5, ऐसे ही एंगल 3 उसके लाइन के नीचे वाला एंगल, इस लाइन के भी नीचे वाला एंगल, जस्ट सेम साइड, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ऐसे ही इधर एंगल 2 इस लाइन के ऊपर, एंगल 6 इस लाइन के ऊपर, वे दोनों आपस में इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 आपस में इक्वल है। तो ये बस मेरा थोड़ा सा मोटिव था कि आपको क्लियर करा दूं। देखिए जिसने ये पढ़े होंगे पहले तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए जरा से में, मैंने जो जरा सा बताया आपको, ठीक है, डिटेल में मैंने नहीं बताया। किसी को अगर ये चीज़ नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या किस तरीके के एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इस तरीके से मतलब सब मैं बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये था। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ इसके ऊपर कराऊंगा। सिर्फ इसमें यही चीज़ थी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, मेनली 10 वाली, 10, 30, 10, 45, 10, 60, 10, 90 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस यहाँ तक। तो 3 वे मेनली आपको याद होने चाहिए। फिलहाल मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में आपको करना क्या है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पर मतलब खड़ा है, ठीक है, हमको सबको पता है वर्टिकली खड़ा होता है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इन्होंने क्या कहा है, कोई टावर है, ठीक है, वर्टिकल टावर मान लीजिए ये टावर है, सही है। इन्होंने कहा कि इसके फुट से, इसका फुट कहाँ है, यहाँ, इसके फुट से 15 मीटर दूर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 15 मीटर दूर, मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये 15 मीटर है, ये जो पॉइंट है। अब इस टावर का जो टॉप है, टॉप कहाँ है, यहाँ, इसके टॉप से ये जो 15 मीटर दूर, मतलब इसके फुट से जो 15 मीटर दूर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन हमेशा टॉप से देखते हैं। देखिए टॉप से अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो है, क्योंकि नीचे से टॉप की तरफ को जा रहा है। तो यहां से ये लीजिए, ठीक है, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। ये इसकी मान लीजिए हाइट है h, तो इन्होंने हाइट पूछी है, हाइट बताइए उसकी क्या होगी। तो देखिए जो टावर है वो अर्थ सरफेस पे परपेंडिकुलर तरीके से तो खड़ा होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा। अब भाई कोई अलग ही इंजीनियर आ जाए तो मैं कहता नहीं कि भाई अच्छा ये अर्थ सरफेस है मैं तो टावर ऐसे खड़ा करूँगा, ठीक है, वो तो एक रेयर हो जाएगा, कोई भी रेयर चीज़ है, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं बनाता, वर्टिकल ही आप खड़ा करते हो, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री बना करके, ठीक है। तो ये हाइट पूछी है, ये आपको दिया हुआ है, तो मैं इसको मान लीजिए ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी, इसको सी।
तो मैं लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप एक एक चीज़ लिखेंगे, लेट CB बी द हाइट, CB बी द टावर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, लेट CB बी द टावर, AB बी द horizontal distance of the point from where top of the tower make angle of elevation 60 डिग्री, ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये आपने लैंग्वेज बना दी। इसके बाद आपको पता है लेट कर लिया, लेट CB इक्वल टू H, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो टू बी कैलकुलेटेड या कुछ भी, मतलब आपको देखो लैंग्वेज आपको सही से बतानी पड़ती है जब आप एग्जाम में बैठते हो। टू बी कैलकुलेटेड ये हमें कैलकुलेट करनी है। AB की डिस्टेंस कितनी हो गई 15 मीटर, ठीक है। एंगल A कितना है हमारा 60 डिग्री। H पूछा है बे, अगर आप अब इसको ट्रिग्नोमेट्री से देखो तो ये आपका एंगल है, इसके लिए आपको इसको नोटिस रखना है, बिल्कुल इसको दिमाग में रखना है आपको। ये एंगल है तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का यहाँ काम ही नहीं आने का, ठीक है, फिलहाल तो कोई काम नहीं है। अब देखिए बेस आपके पास गिवन है, एंगल है, हाइट पूछी है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो ऐसा फॉर्मूला बताइए सोच के अपने मन ही मन कि जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का जिक्र होता हो, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताइए। साइन का देखोगे तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जिक्र होता है, हाइपोटेनस तो हमें गिवन नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर देखना मुझे, क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो ऐसा होता है हमारा टेन का या कोट का, ठीक है। तो फिलहाल हम टेन देखते हैं, टेन और एंगल क्या है 60 डिग्री। तो मैं क्या कर सकता हूँ, टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, टेन के सामने परपेंडिकुलर है CB अपॉन बेस AB, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री देखिए, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 30, 45 और 60 टेन में ये याद रख लेना, ठीक है। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू CB क्या है हमारा निकालना ही है, CB हमने H मान रखा है, AB क्या है 15 मीटर, ठीक है। तो H आप निकाल लोगे, 15 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दीजिए, तो क्या आया H इक्वल टू आ गया 15√3, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर में। तो ये जो है हाइट इसकी निकल के आ गई यहाँ पर, ये 15√3, सही है। तो देखिए और भी ये तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था NCERT में, लेकिन ये एक आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो मैं अब अगली वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, इससे रिलेटेड जितने भी मैं कोशिश कर सकूं 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जितने भी मेरे से हो सकेंगे मैं आपको कराऊंगा। सारे नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जिसने चैप्टर कर लिया हो पहले से ही, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना दूंगा। जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन को जरूर उस वीडियो में रखूंगा, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।